जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं हम अलग अलग सीरीज़ रोज़ करते हैं, रोज़ अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग लोगों से बात करते हैं। उसी तरह आज भी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्रुपिज्म एंड मिसट्रस्ट विद इन द कम्युनिटी। ये एक नई सीरीज़ है जिसे आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसी सिलसिले में हमारे बीच में आज सुनील कौल जी हैं, जो कि KPOA के एक मेंबर हैं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। नमस्कार। सुनील जी, सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज से नई सीरीज हमने शुरू की है। सबसे पहला सवाल रहेगा कि 90s के बाद एक ऐसी पार्टी उभर के आई थी जिन्होंने एक क्रांति की तरह वो सामने आए थे। पन्नू कश्मीर की बात करेंगे, और आप हमें ये बताइए कि रोल ऑफ पन्नू कश्मीर का क्या रहा है अभी तक का। हाँ, देखिए, रोल ऑफ पन्नू कश्मीर जो है पहले का और आज का, तो अगर रोल की बात करते हैं तो जब इमीडिएटली आफ्टर माइग्रेशन, जब यहाँ पे असमंजस की सिचुएशन थी हमारे कश्मीरी पंडितों के बीच में, उस टाइम पे शुरू में ये लग रहा था कि हम 2 या 3 महीने में वापस जाएंगे। फिर जब वो संभावना नज़र नहीं आ रही थी तो उसी दौरान फिर जो है कुछ यंगस्टर्स थे उस टाइम पे काफ़ी अच्छा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था। जैसे डॉक्टर अजय चुरंगू जी थे, अग्निशेखर साहब थे, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। हम तो खैर उस टाइम पे कॉलेज में थे। तो ये एक ज़बरदस्त वेव क्रिएट हो गई उस टाइम पे पन्नू कश्मीर की वजह से। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि लाइक मेरे हिसाब से 100% लोग जो थे उस टाइम पे वो उन्होंने पूरा पन्नू कश्मीर का साथ भी दिया, चाहे वो जम्मू में था, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, चाहे वो पुणे की बात करें आप, चाहे वो लुधियाना की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जहाँ पे भी कश्मीरी पंडित बसे थे या सेटल थे, सब ने उस टाइम पे एक ही आवाज़ में पन्नू कश्मीर को पूरा सपोर्ट करा। तो एक बहुत बड़ा योगदान था पन्नू कश्मीर का। उसकी वजह से हमारी वर्ल्ड वाइड हम लोगों के साथ क्या हुआ उसमें भी पन्नू कश्मीर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरे वर्ल्ड में बोले वर्ल्ड लीडर्स को उन्होंने हिंदुस्तान के काफ़ी सारे प्रांतों में जाके उन्होंने लोगों को एजुकेट करा कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम भी पन्नू कश्मीर के साथ जुड़े हुए थे उस टाइम पे, और काफ़ी अच्छा साथ हमने यंगस्टर्स ने भी दिया। हम कॉलेज स्टूडेंट्स थे सब लोग, तो रोल तो बहुत बड़ा था उनका। योगदान में तो कोई खैर हम बात नहीं कर सकते हैं कि नहीं करा है योगदान, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान था। और लेकिन इस योगदान के लिए मैं आपसे ना एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो आपने कहा इम्पैक्ट। जी। तो इम्पैक्ट के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे सिंस जब शुरू में 5-6 साल पहले शुरू वाले जो थे टिल 2000, पन्नू कश्मीर का एक अलग ही वेल डिफाइंड रोल था और पूरे लोग इसके साथ थे। तो गवर्नमेंट को भी अलग अलग प्रदेशों के जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो साफ नज़र आ रहा था कि भाई ये जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है ये सब एकजुट कम्युनिटी है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल एजेंडा पे बात कर रहे हैं पन्नू कश्मीर की। तो उसमें एक अपनी एक अलग वैल्यू और अलग पहचान थी हमारी, जिसके नतीजे में लाइक एज अ रिजल्ट उस टाइम पे सन 2000 तक जितने भी बड़े मीटिंग्स हुई हैं कश्मीर अफेयर्स को लेके, जितने भी समिट्स हुए हैं, ग्लोबल मीट्स हुई हैं, उन सब मीट्स में हमेशा पन्नू कश्मीर की डेलीगेशन को बुलाया जाता था अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अब धीरे धीरे वो सिचुएशन ज़रा चेंज हो गई है। वो क्यों चेंज हुई है ये तो सरकार से भी हमको पूछना चाहिए, और हमें आपस में भी बात करनी चाहिए कि ये सिचुएशन अब क्यों आए कि अभी रिसेंटली जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें जम्मू कश्मीर के सारे प्रांतों के जितने भी लीडर्स हैं सबको बुलाया गया, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों को नहीं बुलाया गया, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। पन्नू कश्मीर मूवमेंट के टाइम पे हमारी अपनी एक वैल्यू थी, हमारी अपनी एक जगह थी, वो जगह अब नज़र नहीं आ रही है। तो जो बड़ा इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, वी नीड टू टॉक, हमें आपस में बात करनी चाहिए, और उस सिचुएशन को फिर अपने आप को कैसे ले आए वो देखना बहुत ज़रूरी है। सुनील जी, एक अहम सवाल है जो हम सबसे पूछना चाहते हैं, इनफैक्ट पूरी कम्युनिटी पूछना चाहेगी। फैक्शन, रीज़न ऑफ फैक्शन विद इन द कम्युनिटी क्या है? आपकी समझ में क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इस सवाल को मैं डिप्लोमेटिकली तो आंसर नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए तो मेरे को बिल्कुल क्लियर कट कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, शायद मेरे को कुछ एग्जाम्पल्स भी साइट करनी पड़ेगी, सो दैट वो कुछ लोगों को शायद अच्छा भी ना लगे, लेकिन उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है कि फैक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं। अब अगर पन्नू कश्मीर की बात करें
तो पन्नू कश्मीर व्हेन इट वाज अ कंपोजिट यूनिट, तो बाद में फिर उसमें भी फैक्शन आया। अब वो फैक्शन क्यों आया वो तो पन्नू कश्मीर के लीडर्स ही बता सकते हैं कि अग्निशेखर जी कुछ टाइम के लिए अलग हो गए थे, दूसरा ग्रुप अलग हो गया था। जब मैं पन्नू कश्मीर में था तब अग्निशेखर जी हमारे ग्रुप में नहीं थे, बात की बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैं उनकी एग्जाम्पल साइट नहीं करूँगा यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल सी बेसिक एग्जाम्पल साइट करके बताता हूँ। दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी समिति दिल्ली, KSD। गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी बताते हैं वो अपनी, और काम भी खैर उन्होंने बहुत अच्छे करे हैं, कि हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम अच्छे नहीं करे, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। और मेरे हिसाब से जब माइग्रेशन हुई थी 1990 से लेके 96, 97, 98 तक KSD का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है कश्मीरी पंडितों को एवरी रेस्पेक्ट में हेल्प करने की, अभी भी कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, डूइंग वेरी नाइस। अब फैक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अब जो ये KSD है ये क्लेम करते हैं ये जी दिल्ली के नोडल एजेंसी है, राइट। अब कुछ टाइम के बाद जब पहले लोग दिल्ली में थे, इसके मेंबर्स हो सकते हैं 500, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब सेटलमेंट लोगों का हुआ तो कुछ लोग जो है आज की डेट में एक अच्छा खासा पॉपुलेशन जो है शालीमार गार्डन में रहती है, फरीदाबाद में रहते हैं, गुड़गांव में है, नोएडा में है, बहादुरगढ़ में है, वल्लभगढ़ में है, जो आउटस्कर्ट्स NCR में आप देखा जाए तो आज की डेट में दिल्ली से ज़्यादा कश्मीरी पंडित जो है वो NCR में रहती है। अब KSD वाले कहते हैं कि हमारा जी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, हम तो इसमें NCR के लोगों को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए भैया जो दिल्ली में रहता है वही KSD में आ सकते हैं, जो दिल्ली के बाहर वाले लोग हैं वो KSD में नहीं आ सकते हैं। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कश्मीरी पंडित सभा फरीदाबाद खड़ी हो गई, कश्मीरी पंडित सभा आपकी नोएडा में खड़ी हो गई, शालीमार गार्डन की अपनी सभा है, प्रताप विहार की अपनी सभा है, वैशाली की अपनी है, इंदिरापुरम की अपनी है, यू नेम इट, बहादुरगढ़ की अलग है। अब अगर ये लोग उन्होंने अपनी अपनी सभाएं बना ली तो ऑटोमेटिकली फैक्शनलिज्म नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से KSD अपने कामों को मार्केट में रख के बोलेंगे जी हमने ये काम करा, उसी तरह फरीदाबाद वाले भी कहते हैं जी हमने ये काम करा है, शालीमार गार्डन वाले भी कह रहे हैं हमने ये काम करा है। जबकि शालीमार गार्डन में मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कम से कम 2-2.5 हज़ार फैमिलीज एक ही कंपोजिट जगह पर रहते हैं, फोर्स है वहाँ पे कश्मीरी पंडित, तो ये फैक्शन तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब अगर ये फैक्शन ना होता, अगर कश्मीरी समिति दिल्ली नोडल एजेंसी है उसमें NCR के लोगों को भी अगर इसमें इंक्लूड करा जाता तो जो आज की डेट में जो स्ट्रेचर KSD का है ये तो 10 गुना और बढ़ जाता। कौन सी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो है KSD की बात अभी भी सुन रही है, लेकिन उस लेवल की सुनते ज़्यादा अलग बात होती कि जब ये सारे के सारी NCR KSD के साथ हो। कहाँ आज की डेट में अगर आप 5000 या 6000 लोगों की बात कर रहे हैं, अगर सब लोगों को कंबाइन करके NCR को लेते हैं तो ये 60,000 लोग हो जाते हैं, तो इम्पैक्ट ही कुछ दूसरा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ये सारी सिचुएशन। आपका ये कहना है कि जितनी भी आसपास के ऑर्गेनाइजेशंस बनी है वो KSD के सपोर्ट में नहीं है? नहीं, खाली दिल्ली में जितने भी जैसे आपके दिलशाद गार्डन की एसोसिएशन है वो पार्ट ऑफ KSD है, द्वारका की एसोसिएशन है वो पार्ट ऑफ KSD है। और कहने का मतलब ये है कि लाइक जो खाली दिल्ली के अंडर में जितने भी कश्मीरी पंडित सभाएं हैं वो KSD के अंडर आ सकते हैं। बाकी NCR जो बाकी आउटस्कर्ट्स में है, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ये लोग KSD में नहीं आते हैं, इनको वो लाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, उसमें ऐसी क्या सिचुएशन है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है तो उनको चेंज करना कौन सी बड़ी बात है। KSD कैन बी ए फोर्स टू बी रेकन विद। एटलीस्ट KSD अगर इतना बड़ा ग्रुप बन जाता है तो हमें तो आगे पीछे दाएं बाएं घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे तो अपनी एक अच्छी खासी नोडल एजेंसी है, उनके चुने हुए नुमाइंदे हमारे वहाँ पे आगे बात करेंगे, तो ये फैक्शनलिज्म तो वहीं पे वहीं खत्म हो जाएगा। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है इनके पता नहीं लोग हमारे लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हम ग्रुपिज्म और फैक्शनलिज्म को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी सुनील जी, बहुत आपने ये बताया कि अगर KSD चाहती तो वो सारे ग्रुप से एक होते और
KSD के अंडर ही होते, तो अगर वो टाइम होता, ये सब लोग एक साथ होते, तो आज इतने ग्रुप्स नहीं बने होते। जी जी जी। एक और ग्रुप है दिल्ली में, बहुत एक्टिव ग्रुप है, और मुझे लगता है कि बहुत सीनियर ग्रुप है, जिन्होंने बहुत सालों से काम किया है, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, AIKS। AIKS के बारे में आप हमें ये बताइए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि शायद मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोग क्यों पूछ रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनके बारे में क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका रीज़न एक ही है कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें बहुत ज़रूरी है जानना इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी, हम उन लोगों से भी ज़रूर बात करेंगे। आप हमें ये बताइए AIKS का जो रोल है अभी तक का दिल्ली में क्या रहा है कश्मीरी पंडितों को लेकर? देखिए, AIKS जब बना था, व्हेन इट वाज फॉर्मुलेटेड, ये बहुत ही बढ़िया स्टेप था, बहुत ही अच्छा स्टेप था। इसमें ये था कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी जितनी भी डिफरेंट कश्मीरी पंडित सभाएं हैं, वो सारी एफिलिएशन जो है उनकी AIKS के साथ रहेगा, और AIKS विल बी लाइक अ बिग ब्रदर, एक बड़ा भाई बन के जो है ये सारे जो हमारे इश्यूज हैं, अलग अलग स्टेज वाइज की जो कोऑर्डिनेशन है, उसको एक साथ इकट्ठा करके AIKS भी एक अच्छा खासा रोल जो है वो निभा सकती थी उसमें। लेकिन अब फिर वही बात आ गई, फैक्शंस की बात कर रहे हो आप, तो AIKS में भी अभी रिसेंटली इलेक्शन प्रोसेस उसके लिए डिक्लेयर करा गया था, और उसमें एक मिस्टर RK मट्टू जी हैं बेंगलोर के, जिन्होंने बेंगलुरु पंडित सभा बेंगलोर के हेड है, ही वांटेड टू वो अपना इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और अभी मेरे को कुछ लोगों से पता चला, और काफ़ी दिनों से मैं देख भी रहा हूँ कि उनको हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस में ना आ पाए। अब मेरे को ये कहानी भी बड़ी समझ नहीं आ रही है। AIKS इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उससे पहले जिन लोगों ने शुरू करा था, शुरू में बहुत अच्छा काम हुआ था इस पे। आज की डेट में कर्नल तेज तुकू साहब है, वो भी इसको चला रहे, वो भी अपने आप में एक शख्सियत है, आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर है, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि AIKS लाइक बीइंग अ बिग ब्रदर, जो इसके एफिलिएशंस है थ्रू आउट द कंट्री, देखो कौन से अच्छे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वेयर इज द इशू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखा जाए तो कभी इलेक्शन को डेफर कर दिया जा रहा है, कभी कुछ कर जा रहा है। मट्टू साहब से बात करते हो तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें पता चलती है, तो ऑटोमेटिकली अब इन चीज़ों की वजह से ग्रीवेंसेस और फैक्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज AIKS का एक रोल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रोल था। पहली बात तो AIKS का रोल तो शायद बनता भी नहीं अगर KSD अपने आप में एक बड़ी एजेंसी बनती। अब अगर AIKS बनी है तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो हिंदुस्तान में बाकी जगहों पे जितने भी हमारी पंडित सभाएं हैं उनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करके, और बाहर का कोई बंदा अगर इसमें इलेक्शन प्रोसेस में आना चाहता है, उसके क्रेडेंशियल अच्छे हैं, अगर ओपन और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, अगर वो जीतते हैं और उसको टेक ओवर करते हैं, व्हाट इज़ द हार्म इन दैट। हो सकता है कि इलेक्शन में प्रॉपरली कोई दिल्ली का ही आदमी हो या जम्मू का आदमी हो, लेकिन है तो कश्मीरी पंडित, तो ही कैन बी पार्ट ऑफ AIKS। तो अब वो सब सिचुएशन क्यों नहीं हो रही है, तो इसका आपको भी अपने लेवल से पता करना चाहिए। मैंने तो खैर अपना पॉइंट है वो बता दिया, जितनी मेरी एक नॉलेज थी उतना मैंने आपको बता दिया, बट यू शुड थॉरोली इन्वेस्टिगेट एंड यू शुड चेक इट आउट कि क्या इशू है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है सर कम्युनिटी का। जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे रोज़ बात करना बहुत ज़रूरी है और सबके साथ बात करना ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, बहुत अहम सवाल है, आप हमें ये बताइए कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि हुर्रियत से भी मिलता है, और साथ साथ में वो कश्मीर में बसने की भी बात करते हैं और बोलते हैं कि हमें वहाँ पे लैंड, हमारे जितने भी वहाँ पे लोकल्स हैं वो हमें लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, और जबकि दूसरी साइड हम होमलैंड और वन प्लेस सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ये इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखिए, जब माइग्रेशन हुई थी, जब पन्नू कश्मीर बना था, उस टाइम पे एक अलग सिचुएशन थी, और आज की डेट में और उस दिन से आज तक 31 साल का फ़र्क हो गया है। आज की ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि हमको तो ये लग रहा था कि शायद कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहेगा भी कि नहीं रह पाएगा, बट आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है। आज की डेट में तो सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, और सरकार की भी पूरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश यही है कि जो उन्होंने ये कदम उठाए हैं, आर्टिकल 370 हटाया, 35A हटाया, उसके बाद तो सिचुएशन और भी बिल्कुल डिफरेंट लेवल में चली गई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना क्या कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से हमको वहाँ पे सेटल करना चाहते हैं,
तो वो भी उनसे बातचीत करके पता करना चाहिए और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठे हमारी उनके साथ, और धीरे धीरे खैर वो पता चल भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें पता नहीं चलेगी। लेकिन अब बात करते हैं हम, जैसे आपने एक नई फैक्शन की बात करी है, देखो इसके लिए तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता सकता हूँ। अगर हम ये सिचुएशन, अगर हम इजराइल की सिचुएशन के साथ अगर हम अपने आप को मैच करते हैं तो दो ही चीज़ें हैं, या तो हमने कश्मीर में गाज़ा वाली सिचुएशन को क्रिएट करना है, या फिर अगर हमको वहाँ पे मुसलमान भाइयों के साथ मिल बांट के रहना है तो एक अलग सिचुएशन है, उनके साथ मिल बांट के नहीं रहना है तो फिर तो गाज़ा वाली सिचुएशन है। अगर तो हम लोग गाज़ा वाली सिचुएशन के लिए तैयार है, लेट्स गो एंड डू इट। अगर हम गाज़ा वाली सिचुएशन के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर वो जो कर रहे हैं फिर वो भी ठीक कर रहे हैं। और अगर हुर्रियत वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी एक वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से। तो फिर अगर ऐसी बात है तो हुर्रियत वालों को तो ओपनली फिर डिसाइड अपना बता देना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, आईएचए हम आपको बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं। और अगर वैसा स्टेप आता है और हमारे में एक ग्रुप ऐसा है जो इस तरह का इनिशिएटिव कर रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन दैट। बट उस ग्रुप का भी दायित्व बनता है कि वो भी पहले अपनी कम्युनिटी से बात करे और एक कंसेंसस जो है वो क्रिएट करे, अदरवाइज उसकी वजह से भी एक ग्रुपिज्म शुरू हो सकता है या हो गया होगा। बट पन्नू कश्मीर एक अपनी जगह है, उनका अपनी आइडियोलॉजी है, वो भी अपना एक थॉट प्रोसेस है, उसको भी हम कोई डिनाई नहीं कर सकते। और जो ये लोग जो अपना शुरू करने वाले हैं इसको भी देखा जाए, बिकॉज अल्टीमेटली हम तो डेमोक्रेसी में हैं। अगर कोई बंदा कश्मीर अपने लेवल से जाना चाहता है, ही इज मोर देन वेलकम। अभी जा रहे हैं, आज के डेट में आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी दोबारा से कश्मीर गए हैं, अपने नए मकान बनाए हैं, अपना बिजनेस शुरू करा है। तो दैट डजंट मीन कि वो हमारे प्रोसेस को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है और अब तो सिचुएशन बहुत हालात बदल गए हैं वहाँ पे। तो ठीक है, इसके बारे में मेरे हिसाब से कोई ऐसा इसको डिफरेंट वे में नहीं लेना चाहिए, इसको उतना अगेंस्ट में नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक तरीका है उसका, वो अपनी कम्युनिटी को अपने साथ लेके चले, उनसे बात करे कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं है कोई उसको अपोज करेगा। अब धीरे धीरे देखा जाए तो उनको भी काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड मेरे हिसाब से जो वो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वही चाहती है जो वो कर रहे हैं। वो भी बड़ा एक मेजर फैक्टर है इसमें। जो वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि वो ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देश चलाना है, सरकार चलानी है। और हमारा तो धर्मनिरपेक्ष मुल्क है हमारा, वो यार लाइक हमारे यहाँ पे तो कास्टिज्म वगैरह रिलीजियस बेसिस पे तो हमारा मुल्क चलता ही नहीं है। तो हमने तो रहना ही है, हिंदू मुसलमानों को तो एक साथ ही रहना है। तो आप कम्युनिटी को अगेन फिर वही कह रहा हूँ, हमको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, सारे लीडर्स को एक साथ बैठ के इन सब चीज़ों के लिए डिस्कस करना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम नाउ। बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है पीछे, आगे भी अभी दोबारा ना हो। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल जो अपनी राय है वो ये है कि अब ये एक ऐसा टाइम आ गया है कि हमारे एल्डर्स जो है एज अ कम्युनिटी अगर सोचते हैं, हमको लगता है दे हैव फेल्ड अस। हम लोग खुद अपने, मेरी जनरेशन के लोग हैं, हमें भी लगता है कि हमने अपनी कम्युनिटी को फेल करा है। अब हमको धीरे धीरे जो है एक नई जनरेशन, जो अब नई जनरेशन आई है, जो यंगस्टर्स है, अब उनको आगे करके उन पे छोड़ना चाहिए कि वो अल्टीमेटली अब अपने आप को और अपने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को आगे कैसे देखना चाहते हैं, कैसे सेटल करना चाहते हैं, ये हम उन पे छोड़े, उनको तैयार करें और उनको आगे अब अपने हक के बारे में लड़ने का मौका दें। अदरवाइज मैंने आपको पिछली बारी भी कहा था कि सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बिल्कुल हमसे ऐसे मायूस होंगे, वो हम पे ऐसे कोसेंगे, हमें हर एंगल से हमको वो जिम्मेवार समझेंगे हमें कि भैया आप लोगों ने जितनी भी सिचुएशन है आज तक आपने गलत ही हैंडल करी है, आपने कोई भी काम एक ढंग का नहीं करा है। जी। हाथ जोड़ के विनती करता हूं सबसे कि प्लीज कम टुगेदर, आपस में बात कीजिए, अपना एक सिंगल पॉइंट एजेंडा क्रिएट कीजिए, चाहे वो पन्नू कश्मीर हो, चाहे वो कोई भी ABCD चीज़ें हो। बैठ के एक सही रास्ता निकालिए और प्रेजेंटेशन अपनी गवर्नमेंट के सामने ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि हम भैया एक है, हमारी पूरी कम्युनिटी एक है। 2 बंदे 3 बंदे अगर अंदर मंत्री के पास जा रहे हैं बात करने के लिए, बाहर कम से कम 60,000 लोग हम बाहर खड़े होने चाहिए कि लो जी हमारे बंदे अंदर बात कर रहे हैं, हम पीछे सारे के सारे 60,000 70,000 लोग इसके साथ हैं, तब तो बात में दम है। अदरवाइज वो अलग से जाएगा, ये अलग से जाएगा, वैसा कुछ नहीं होना है। बस ऐसी ही सिचुएशनें होती रहेंगी और चलता रहेगा। जी सुनील जी, एक तो आपने बहुत अच्छी बात की, आपने यूथ की बात की। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि अभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें यूथ की बहुत कमी है। देखा जाता है कि चाहे पन्नू कश्मीर लीजिए या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन लीजिए आप, मैं खाली पन्नू कश्मीर को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी KPs की ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात कर रहा हूँ। यूथ की कमी खलती है, तो इस बारे में KPOA का क्या स्टैंड है?
देखिए, इस चीज़ को सिंस हम इस बात को उठा रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं, तो इसी चीज़ पे अमल करते हुए हम लोग जो है, हमने KPO ने एज सच डिसाइड करके एक यूथ लीडरशिप को भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और उसमें से 2-3 लड़कों को हमने फाइनल भी करा है, जो अभी आने वाले टाइम पे कल आपके चैनल के माध्यम से आप उस लड़के का इंटरव्यू भी लेंगे, और मैं अभी उसका नाम भी बताना चाहूँगा। उसका नाम, लड़के का नाम राहुल पंडिता है। अभी पढ़ाई ख़त्म करके उसका पूरा इंटरेस्ट, उसकी पूरी डेडिकेशन, ऑनेस्टी पे देख के मैं हैरान हो गया कि आई एम वेरी हैप्पी कि आज की डेट में भी ऐसे बच्चे हमारे में हैं। अदरवाइज मेरे को तो आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि आने वाली जनरेशन जो है, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन ये लड़का कुछ अलग ही है, और वो खाली अकेला नहीं है, उसके साथ कम से कम 200-300 बच्चों का ग्रुप है, लड़के लड़कियों का ग्रुप है, जिनका कहना ही यही है कि सर हम आपस में मिलजुल के काम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो हमने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू करी है कि बेटा आप जो है कल से इस काम पे लग जाओ, और आप ट्राई टू एजुकेट द पीपल। आप अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को समझाओ, अपने बिकॉज 2 जनरेशन, हम तो पेरेंट्स लेवल में आ गए, और हमारे पेरेंट्स जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल पे आ गए। तो बच्चे आज की डेट में अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझा देंगे कि हमने एक साथ रह के कैसे काम करना है, हमारी एक आवाज़ क्यों नहीं है। तो वो भी एक मुहिम जो है वो कल से शुरू हो जाएगी, और आपको धीरे धीरे अब इस चीज़ में चेंज और फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी, यू विल सी टू। बहुत ज़रूरत है कि यूथ सामने आए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि यूथ को सामने आने की ज़रूरत है। चाहे कश्मीरी पंडित समाज हो या कोई भी समाज हो, यूथ को सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ ही एक ऐसा चीज़ है जो कि समाज को बदल सकता है। और देखते रहिए आप द राइट न्यूज़। फिर मिलते हैं। जय माता दी।